होगी। जी स्टूडेंट, सो हम यहाँ तक पहुंचे थे। अगर अनसर्टेन सिचुएशन हो, चाहे वो यूसेज में या लीड टाइम में, अपने ऑडियो ऑफ कीजिएगा। मुदस्सर आपका ऑन है। मुदस्सर आप सुन सकते हैं, इसको ऑफ करें आप। ओके जी, अनसर्टेन सिचुएशन आएगी, चाहे वो यूसेज में हो या लीड टाइम में, तो फिर फार्मूला हम एवरेज यूसेज यूज नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, हम कहते हैं जी कि हमारी जो मिनिमम यूसेज है वो 200 केजी है, और मैक्सिमम यूसेज जो है वो 220 केजी, और लीड टाइम 5 डेज। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें दो हिस्सों में सॉल्व करता हूं। नंबर वन, अज्यूम कर रहा हूं यूसेज इज सर्टेन। अच्छा, अब आप सर्टेन में ये कहेंगे कि 200 केजी भी दिया हुआ है और 220 केजी भी दिया हुआ है, तो सर्टेन कैसे हो गया? सर्टेन से मतलब ये है कि जहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो। अब ये 20 केजी हम अज्यूम करते हैं कि इट इज इमटेरियल चेंज, यानी ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हम फार्मूला यूज करेंगे एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल के लिए। अब एवरेज यूसेज कैसे निकलेगी? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी 200 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 210 केजी। तो एवरेज यूसेज आ गई मेरी 210 इनटू एवरेज लीड टाइम तो हमें दिया हुआ है 5, तो दिस इज इक्वल टू 1050। यानी जब मेरा 1050 यूनिट्स रह जाएंगे या केजी रह जाएंगे तो मुझे न्यू ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, अगर अगर सर्टेन सिचुएशन अज्यूम करता हूं। लेकिन अगर अज्यूम करता हूं सिचुएशन इज अनसर्टेन, अनसर्टेन, तो फिर हम फार्मूले में मैक्सिमम यूसेज
इनटू मैक्सिमम लीड टाइम की तरफ जाएंगे। अब मैक्सिमम यूसेज हमारी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच इज 220 kg, तो मैं 220 लूंगा मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। अब चूंकि लीड टाइम तो एक ही दिया हुआ इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1100 हो जाए। यानी जिस वक्त आप अनसर्टेन रिज्यूम करते हैं तो आपका रीऑर्डर लेवल हाई होता है। या जैसे कल मैंने आपसे बिन डिस्कस की थी, दिस वन बिन, और हमने कहा था जैसे यहाँ पहुंचे तो ये रीऑर्डर लेवल है, मुझे न्यू ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ये अगर तो आपकी सर्टेन सिचुएशन होगी, हो सकता है इससे कम हो जाए, अनसर्टेन में इससे ज्यादा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ये तो था रीऑर्डर लेवल। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ लेवल और भी पढ़े थे। ऑडियो ऑफ करें। गैलेक्सी नोट 4 कौन है? गैलेक्सी नोट 4 ऑडियो ऑफ करें प्लीज। थैंक यू। तो हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और हमने ये भी पढ़ा था यहां पर सेफ्टी स्टॉक लेवल। अब ये भी मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि सेफ्टी स्टॉक मिनिमम लेवल के इक्वल भी हो सकता है और इससे अलग भी इसको सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम जरा नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। ओके जी। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, मिनिमम लेवल का हम फॉर्मूला यूज करते हैं रीऑर्डर लेवल माइनस इसको मैं काट रहा हूं, सॉरी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। यानी मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। जरा इसी एग्जांपल में जो हमने किया है इसमें मैक्सिमम यूसेज हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी कि हमारी 220 है और मैक्सिमम लीड टाइम 5 है, माइनस एवरेज यूसेज हमने कैलकुलेट की थी 210 और एवरेज लीड टाइम जो है वो हमारा चूंकि कांस्टेंट था इसलिए वो 5 ही लिया हमने। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है विच इज इक्वल टू 50 kg, दिस वन इज अ मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है जी। इसी तरह अगला फॉर्मूला आता है सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल जिसको हम बफर स्टॉक भी कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले में हम थोड़ी सी चेंज करते हैं और हम लिखते हैं रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम।
लेकिन दोनों फार्मूलों में ऊपर जो फार्मूला लिखा है मैंने मिनिमम का और सेफ्टी स्टॉक का, इसमें फर्क है। और फॉर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर सिचुएशन सर्टन हो अनसर्टन हो, मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप जरा देखते हैं, अगर तो सिचुएशन सर्टन है तो रीऑर्डर लेवल जो हमने कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड में वो 1050 था सर्टन सिचुएशन में, माइनस एवरेज यूसेज 210 इंटू एवरेज लीड टाइम 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर इज अ 0, यानी मीन देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक लेवल और सिचुएशन क्या है, सर्टन। तो रिकॉल द assumption which we have discussed in the last lecture। आखिरी लेक्चर में आपने जो डिस्कस किया था, ये प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करें। ईमान तारिक, ऑडियो ऑफ करें। आप लोगों के ऑडियो ऑन होने की वजह से डिस्टॉर्शन होती है, प्लीज मेक श्योर कि आपके ऑडियो ऑफ होने चाहिए। हाँ, जब मैं क्वेश्चन अलाउ करूंगा तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑन करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह ना ऑन कीजिएगा। सो दोबारा आइएगा यहाँ पर। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सर्टेन सिचुएशन में, अगर तो सर्टेन सिचुएशन है जो हमने पहले डिस्कस की है, तो वहां पर रीऑर्डर लेवल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1050 माइनस 210 इंटू 5 एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम, आंसर आ रहा है 0। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अजम्पशन में आते हैं। हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी, देयर शेल बी नो बफर स्टॉक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि किसी किस्म का कोई बफर स्टॉक नहीं होता या कोई सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं होता। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि अगर इससे पिछली असम्पशंस देखें तो वहां पर हमें सर्टेनिटी नजर आ रही है, यानी ऑल द सिचुएशंस आर सर्टेन। तो जहां सर्टेन सिचुएशन होती है वहां खुद ब खुद सेफ्टी स्टॉक लेवल 0 आएगा, ठीक है। लेकिन जहां अनसर्टेन सिचुएशन होगी वहां पर सेफ्टी स्टॉक लेवल हमेशा मिनिमम स्टॉक के इक्वल आएगा, क्योंकि यहां पर रीऑर्डर लेवल जो हमने कैलकुलेट किया था पिछले एग्जांपल में वो 1100 था, जो पिछली स्लाइड में, और यहाँ पर 210 इंटू 5 एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम, तो यू कैन सी द आंसर इज 50 kg which is exactly equal to minimum level. So always remember, if the situation is certain there will be no buffer stock, but if the situation is uncertain then minimum stock is also known या is equal to safety stock और buffer stock। तो मैं इसको ब्रीफली अगर दोनों को कंपेयर करूं तो मैं यही कहूंगा कि अगर सर्टेन सिचुएशन होगी तो मिनिमम स्टॉक आप एग्जिस्ट करेगा, सेफ्टी स्टॉक 0 होगा। और अगर अनसर्टेन सिचुएशन होगी तो मिनिमम स्टॉक और बफर स्टॉक जो है वो आपस में सेम आएगा, क्योंकि आपका फार्मूले में यहाँ हमने मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम का है, और अनसर्टेन सिचुएशन में रीऑर्डर लेवल भी आप मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आइएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें हम पहले लिखते हैं जी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। Reorder quantity is also known economic order quantity प्लस EOQ भी कह सकते हैं, माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है जी। अब यहां पर हम मैक्सिमम स्टॉक जब निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली मिनिमम यूसेज लूंगा ना, मिनिमम लेस करूंगा तो मैक्सिमम अमाउंट आएगी। मैथमेटिकली भी देखें, अगर मैं किसी भी वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू लेस करूंगा तो मैक्सिमम आएगा, इसलिए हम यहां से मिनिमम को लेस करते हैं। अब यही एग्जांपल कंटिन्यू करें तो रीऑर्डर लेवल अगर सर्टेन सिचुएशन में है तो हमारा 1050। अब रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दी होगी,
ठीक है, या हम खुद कैलकुलेट करेंगे, ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने जो डाटा लिया है वहां पर रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकल सकती। माइनस मिनिमम यूजेज। अब मिनिमम यूजेज क्वेश्चन में कितनी थी? 200 इंटू 5। अब जो भी आंसर आएगा दैट इज नॉन एज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एवरेज स्टॉक। अच्छा, एवरेज स्टॉक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं होल्डिंग कॉस्ट निकालते हुए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जब होल्डिंग कॉस्ट निकालते थे उस वक्त हम एवरेज स्टॉक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वहां पर हम कैसे निकालते थे? सीएच के लिए एवरेज स्टॉक क्यू बाय 2। ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? क्यू मीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आती है कि जी यहां सेफ्टी स्टॉक ऐड कर रहे हैं, यहां क्यों नहीं कर रहे ईओ क्यू में? तो अभी लॉजिकली हमने डिस्कस किया है कि हमारा फॉर्मूला यही है जो अभी लिखा है, ईओ क्यू ओवर 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? नो बफर स्टॉक। यानी, और हम ये प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर सर्टेन सिचुएशन होगी तो सेफ्टी स्टॉक लेवल हमारा 0 होगा। तो जब ये 0 है तो मेरा फार्मूला यही रह जाता है, क्यू बाय 2 या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2। तो इसलिए इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सिंपल उसकी मॉडल पे डेवलप कर रहा है, मॉडल पे बेस कर रहा है। तो ईओ क्यू बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक का। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारे टोटल फार्मूले यूज हो रहे हैं, एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है, सो आई कैन से 90% ईओक्यू आता है इसमें। उसके बाद बाकी फिर ये जो रीऑर्डर लेवल, ये हमने डिस्कस किया, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। ये 5 फार्मूले हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की। ठीक है जी। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज और डिस्कस करनी है, वो बहुत जरूरी एग्जाम के पॉइंट से। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। जी, हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले में 2 इंटू सीओ डी ओवर सी एच स्क्वायर रूट। मेरी थोड़ी सी डिस्कशन 5 से 7 मिनट की सीओ और सी एच के बारे में है। सम टाइम एग्जामिनर, बल्कि अभी रिसेंट अटेम्प्ट में भी जो पेपर दे रहा है उसमें सीओ और सीएच में हमें खुद देखना पड़ता है कि कौन सी कॉस्ट सीओ में आएगी और कौन सी कॉस्ट सीएच में हम लेंगे, और कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो दोनों में नहीं आएगी। देखिए, सीओ का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। ये जो अब मैं बात करने लगा हूं, बहुत केयरफुली आपने इसको समझना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, ये हम पढ़ चुके हैं यहां तक। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉस्ट सारी यहाँ पर आ रही है। जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो हम ले रहे होते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ लिस्ट डाउन कर देता है कुछ कॉस्ट को। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमें सिर्फ इसमें से वो कॉस्ट लेनी है जो पर ऑर्डर में गिवन है, या वो कॉस्ट लेनी है जिसको मैं पर ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी इसमें कौन सी कॉस्ट नहीं आएगी? फिक्स नेचर की जो कॉस्ट है, फिक्स नेचर कॉस्ट, जो बेशक परचेज डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, उसको आप इग्नोर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी कॉस्ट? सैलरीज ऑफ परचेज मैनेजर, सैलरी ऑफ परचेज
मैनेजर। अब देखें, अगर हमने एक परचेज मैनेजर हायर किया हुआ है और उसको पूरे साल में हमने 700,000 रुपीज सैलरी पे की है, ये पर एनम मैं लिख रहा हूँ पूरे साल की, तो मुझे बताइएगा कि मैं कैसे इसको पर ऑर्डर में कन्वर्ट करूं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर में ज्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कम भी हो सकते हैं। सिर्फ मुझे वो कॉस्ट चाहिए जो ऑर्डर के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होने से कॉस्ट बढ़े और नंबर ऑफ ऑर्डर कम होने से कॉस्ट कम हो। इस चीज को आपने माइंड में रखते हुए डिसाइड करना है कि मुझे किस कॉस्ट को लेना चाहिए और किस कॉस्ट को नहीं लेना चाहिए। यानी अब मैं ये कहूंगा कि हर वो कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड, एनी ऑल कॉस्ट इंक्लूडेड। कौन सी? विच वेरीज विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स, विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यानी जितने मैं ऑर्डर बढ़ाऊंगा मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, और जितने ऑर्डर कम करूंगा मेरी कॉस्ट कम होगी। अगर कोई ऐसी कॉस्ट दी हुई है तो बिल्कुल मुझे ये सीओ में लेनी चाहिए। और अगर ऐसी कॉस्ट दी हुई है जैसे मैंने यहाँ दिया लिखा फिक्स नेचर की, जिसके ऑर्डर ज्यादा या कम होने से इसकी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उस कॉस्ट को सीओ में ऐड नहीं किया जाता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम इसी तरीके से यहाँ आइएगा सीएच में, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। सर एक क्वेश्चन है सर। जी प्लीज। सर ये जो आप सीओ की बात कर रहे हैं, ये आप इंक्रीमेंटल की कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि वो ऐड होगी, या रेलेवेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं आप? देखें, मसला यह है कि ना तो यहाँ रेलिवेंट का मैं वर्ड यूज करूंगा क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट का पूरा एक प्रिंसिपल है, ठीक है। जी मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ जो हर वो चेंज जो वेरिएबल नेचर की है, और यहाँ पर वेरिएबल पर यूनिट नहीं है, पर ऑर्डर है। यानी हर वो कॉस्ट जो मेरी हर ऑर्डर के साथ साथ चेंज होती जाएगी वो कॉस्ट मैं लूंगा, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी हर ऑर्डर पे ट्रांसपोर्टेशन पे करनी है आपने, ठीक है। अगर आप साल में 10 मरतबा मंगवा रहे हैं तो 10 टाइम यू हैव टू पे द ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप 20 टाइम्स मंगवा रहे हैं तो यू हैव टू पे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 टाइम्स। तो कॉस्ट में फर्क पड़ रहा? यस। तो इस कॉस्ट को मैं बिल्कुल सीओ में ऐड करूंगा। लेकिन अगर मैंने सैलरी की एग्जांपल दी है, अगर एक मैनेजर को मैं 50,000 रुपीज सैलरी दे रहा हूँ एक मंथ में, चाहे वो 2 ऑर्डर्स मंगवाए चाहे साल पूरे महीने में 7 ऑर्डर्स मंगवाए, मेरी सैलरी फिक्स रहेगी, मैंने उतनी ही सैलरी उसको देनी है। तो लिहाजा ये कॉस्ट ऑर्डर के साथ चेंज नहीं हो रही, इसको मैं शामिल नहीं करूंगा। ठीक है हो गया? सर, यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर जो होगी वो उसकी। जी, इंक्रीमेंटल जो होता है ना उसका मीनिंग भी मैं समझा देता हूँ। इंक्रीमेंटल ये होता है जो अगला ऑर्डर दे रहे हैं उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो इंक्रीमेंटल होती है, ठीक है। वो फिर गलत हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई नया काम करें उसकी वजह से जो नई कॉस्ट लग रही है वो इंक्रीमेंटल होती है। यहाँ मैं इंक्रीमेंटल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि हर वो कॉस्ट जो चेंज होगी ऑर्डर के साथ वो आप लोगे सारी, तो सिर्फ इंक्रीमेंटल नहीं लूंगा, मैं सारी लूंगा। समझ आ गई मेरी बात? मसलन मैंने सर एक ऑर्डर दिया, जी उसमें मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 50 रुपीज, अज्यूम कर रहा हूँ 50 रुपीज कॉस्ट आई। दूसरा ऑर्डर दूंगा तो मेरी 50 रुपीज कॉस्ट और आ गई, तो इसका मतलब 2 ऑर्डर पे कॉस्ट मेरी 100 हो गई, ठीक है। तो इसको इंक्रीमेंटल अगर कहूंगा तो सिर्फ 50 है, लेकिन अगर मैं टोटल कॉस्ट कहूंगा तो 100 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम क्वेश्चन में इंशाल्लाह करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है। लेकिन अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर वो कॉस्ट जो ऑर्डर के साथ साथ चेंज होगी सिर्फ उसको अकाउंट फॉर करोगे। हर वो कॉस्ट जो ऑर्डर कम या ज्यादा होने से उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगी, उसको आप सीओ में ऐड नहीं करना। ठीक हो गया? तो सर यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने सीओ कांस्टेंट रखी थी, हर ऑर्डर की कॉस्ट सेम थी, जी जी बिल्कुल सेम थी, तो फिर बिल्कुल सेम उसमें तो थी। फिर मैं मिसिंग आपको हुई है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो सीओ लेते हैं ना, मैं आपको समझा देता हूँ। सीओ जो लेते हैं, ये मैंने कहा है कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, और ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये फिक्स रहेगी। सपोज अगर मैंने 500 रुपीज ली है कॉस्ट, तो ये फिक्स है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर सीओ नहीं देता आपको एग्जाम में, वो आपको ऐसी कॉस्ट की लिस्ट डाउन कर देता है, लिस्ट डाउन, कॉस्ट नंबर 1, कॉस्ट नंबर 2, कॉस्ट नंबर 3। और प्लीज रिमेंबर कि ये तीनों कॉस्ट टोटल हैं,
टोटल है। अब मुझे तो सीओ चाहिए, तो सीओ के लिए मैं टोटल को नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए होंगे, उस क्वेश्चन में ना ऑर्डर्स दिए होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा सीओ आ जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मैंने टोटल कॉस्ट लेनी है, इसमें से कौन सी कॉस्ट लेनी है और कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सीओ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब ये जो पहली कॉस्ट है ये फिक्स नेचर की है, दूसरी और तीसरी कॉस्ट जो है ये मेरी वेरिएबल नेचर की है। तो अब मैं जब सीओ निकालूंगा तो तीनों टोटल कॉस्ट को टोटल करके ऑर्डर पे डिवाइड करूंगा तो एग्जामिनर गलत कर देगा, क्योंकि इसमें वो कॉस्ट भी इंक्लूड है जो ऑर्डर के साथ नहीं हो रही। मुझे क्या करना है, यानी कॉस्ट नंबर 2 प्लस कॉस्ट नंबर 3, इन दोनों को प्लस करने के बाद, चूंकि ये वेरिएबल नेचर की हैं और डिवाइडेड बाय ऑर्डर पे नंबर ऑफ ऑर्डर जो पूरे साल में दिए हैं, जब डिवाइड करूंगा तो तब सीओ आएगा। नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ ये समझा रहा हूँ कि एग्जामिनर सीओ नहीं देता डायरेक्टली, हमें खुद कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ वो कॉस्ट लेनी है जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ साथ चेंज होगी। अगर वो पर ऑर्डर दे रहा है तो फिर तो हमें ये डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं, राइट। सर मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जो मतलब जो इंक्रीज आ रहा होगा, लेकिन हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने कहा कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर 550 है, लेट्स ठीक सपोज। है, तो हमने 550, अब तो अगली दफा जीरो लेनी चाहिए ना, क्योंकि एक ऑर्डर पे 550 आ गई, नेक्स्ट टाइम कोई इंक्रीज नहीं हो रही तो जीरो नहीं होनी चाहिए फिर। वो या तो आप कह रहे हैं फिक्स्ड कि है, 550 हर दफा इंक्रीज आ रहे हैं? हर दफा होगी, वो तो फिक्स्ड है। जो आप बात कर रहे हो ना कि पहली दफा अगर 550 आ गया अगली दफा जीरो आएगा, वो तो फिर फिक्स्ड हो गया ना, कॉस्ट तो इनकर हो गई। अब अगला ऑर्डर दें या ना दें तो आपकी कॉस्ट तो उतनी रहनी है ना। ठीक है, वो कॉस्ट नहीं लेनी मैंने, मुझे वो कॉस्ट चाहिए जो हर अगले ऑर्डर के साथ चेंज होगी। ठीक है, मैं इस एग्जांपल को एक और तरीके से भी समझा देता हूं आपको ताकि और बेहतर अंडरस्टैंड हो जाए। एग्जामिनर ये लिखता है जी कि एनुअल वेरिएबल ऑर्डर कॉस्ट इन द लास्ट ईयर was 600,000 and fixed cost 100,000. Total order placed 100. ओके, अब इसका मीनिंग क्या लूंगा कि पिछले साल जो मैंने 100 ऑर्डर्स दिए ना, उसमें मेरी वेरिएबल कॉस्ट 600 थी और फिक्स कॉस्ट 100,000 थी। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की नेचर आप पढ़ चुके हो। हर वो कॉस्ट वेरिएबल होती है जो कि आपके एक वेरिएबल के साथ चेंज हो, यानी जिस वेरिएबल से लिंक कर रही है अगर उस वेरिएबल में चेंज आती है तो उस कॉस्ट में भी चेंज आए। मसलन ये कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए वेरिएबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, सो इट इज वेरिएबल कॉस्ट हर वो कॉस्ट होगी जो ऑर्डर ज्यादा होने से कॉस्ट बढ़ेगी। मसलन अगर मैं नहीं, आप 100 से, टोटल की बात कर रहे हैं ना, वेरिएबल जी इन जी टोटल में चेंज हो ना, पर यूनिट की बात तो नहीं कर रहे ना आप, पर ऑर्डर की बात तो नहीं कर रहे? जी, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सीओ निकालना है खुद एग्जाम में। अल्लाह के बंदे सर मेरी बात को अंडरस्टैंड सर करें। मैं, देखिए मुझे सिर्फ ये बता दें कि जी वेरिएबल जी, कॉस्ट जो आप कह रहे हैं चेंज हो, वो इन टोटल में चेंज हो ना, जब यानी ऑर्डर इंक्रीज होने से टोटल में चेंज हो, या हर ऑर्डर के साथ साथ भी इंक्रीज हो? टोटल के साथ चेंज हो। बस ठीक है, अब समझ आ गई सर, ठीक ठीक है, है ना, शुक्रिया। टोटल से ही मैं ऑर्डर की निकालूंगा ना। बहुत लॉजिक समझे ना, क्योंकि ये टोटल है, ये इट इज नॉट वन ऑर्डर कॉस्ट ना। यानी अब मैं यही बता रहा हूँ 100 ऑर्डर पे कॉस्ट 600 है ना टोटल। अगर मैं ये ऑर्डर ज्यादा कर दूंगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, एग्रीड। अगर मैं ऑर्डर कम करूंगा तो कॉस्ट कम होगी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब सीओ में कैलकुलेट करूंगा तो सीओ में लिए मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट 600,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर 100। अब इसको अगर डिवाइड कर लें तो विच इज इक्वल टू 6,000, यानी ये मेरी पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं ये कह सकता हूं कि पर ऑर्डर कॉस्ट विल नॉट चेंज, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि टोटल कॉस्ट विल नॉट चेंज। अब मैं ऑर्डर बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, ऑर्डर कम करूंगा तो कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह सीएच में आते हैं। सीएच में हम क्या पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर ईयर।
अगर हम एक यूनिट पूरा साल होल्ड करते हैं तो उस पर हमारी कॉस्ट क्या आएगी? दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर ईयर पर एनम। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर भी चूंकि पर यूनिट कॉस्ट है तो फिर वही बात करूंगा, सिर्फ आपने यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट में वो कॉस्ट लिखी है जो वेरिएबल नेचर की है। मामा आहिस्ता बोलूंगा। ठीक है, जो वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है सिर्फ वो लोगे, फिक्स नेचर की कॉस्ट आप नहीं लेंगे। ये माइक किसका ऑन है भाई? माइक ऑफ करें। ये कौन स्टूडेंट है? SW5TAG, माइक ऑफ करें। मेरा ख्याल में मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ और कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, कोई तमिलनाडु नहीं बोल रहा मैं आप लोगों से। बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ कि अपने ऑडियो ऑफ कर रखा करें। अभी देखें स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑन करते हैं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, वो ऑन करते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं, ऑफ कर देते हैं। आप लोगों को क्यों नहीं मेरी बात समझ आती कि आपने जब आप ऑन करते हैं ऑडियो तो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, मेरे लिए नहीं होती तो दूसरों के लिए तो हो रही है। मैं तो बोलता जाऊंगा लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगी, इसलिए केयरफुली। हाँ, मैंने अभी अलाउ किया, आप लोगों को खुद अलाउ किया है, जब भी कोई किसी को क्वेश्चन करना हो आप मुझसे करें। और अभी ये स्टूडेंट कर रहे हैं, अभी 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 उसने क्वेश्चन किया, 2 से 3 मरतबा क्वेश्चन किया, ऑन किया, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुई। ठीक है, सो प्लीज दोबारा आइएगा। CH में कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट, तो लिहाजा मुझे यहाँ पर CH चाहिए। अगर तो क्वेश्चन के अंदर CH दी हुई है, मुझे गिवन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो टोटल में दे देता है, यानी टोटल होल्डिंग कॉस्ट देता है मुझे क्वेश्चन में, तो मुझे इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे वेरिएबल नेचर की कॉस्ट लेनी है, जिसका मैंने यहां समझाया। लेकिन एक कॉस्ट जो फर्दर मैं आपको यहां समझाने के लिए ले रहा हूं, वो मस्ट लेनी है अगर आपको क्वेश्चन में दी हो, एंड दैट इज नॉन एज फाइनेंस कॉस्ट। और ये अक्सर दी होती है परसेंटेज में, जैसे 2% ऑफ परचेज कॉस्ट। इसका मीनिंग क्या? ये मस्ट लेनी है आपने, मस्ट। इसका मीनिंग ये है कि अगर फर्ज करें मैं एक यूनिट होल्ड करता हूं, जो मैंने बाय किया हुआ है, बॉट एट ₹600, वो ₹600 मैंने बाय किया, तो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या हुई? इन्वेंट्री कॉस्ट भी मेरी ₹600 हुई, क्योंकि एक यूनिट है। अब मैं यहां पर ये कहता हूं कि अगर मैंने ये ₹600 इन्वेंट्री बाय की है थ्रू बॉन्डिंग, तो उस पर मुझे 2% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो जो 2% कॉस्ट है वो मेरी होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा होगी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो मैं 600 का 2% लूंगा, जो कि ₹12 आएगा। तो ₹12 मेरी होल्डिंग कॉस्ट में प्लस हो जाएगा, अगर इसके अलावा भी होल्डिंग कॉस्ट गिवन है तो। अगर नहीं है तो सिंपल ये लोगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट टाइम मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि अगर हम लोन ना ले, हमारे अपने ही फंड से हम उसको बाय करें इन्वेंट्री को, तो क्या फिर ये फाइनेंस कॉस्ट मुझे लेनी चाहिए? तो आंसर है यस, क्योंकि उस सूरत में ये फाइनेंस कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर ये ₹600 जो मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री को बाय करने में लगाए हैं, अगर ये मैं किसी और पर्पस के लिए यूज करता है या इसको मैं बैंक में डिपॉजिट करवाता तो कितना इंटरेस्ट मुझे मिल सकता था। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिफाइन भी ये कहते हैं, करते इसी तरह, बेनिफिट लॉस्ट
बाय ये रिपीट कर दें। ओके मैं रिपीट करता हूँ, बाय सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेट, selecting an alternate। ये मैं यहां से सारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपसे यहां से आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फाइनेंस कॉस्ट गिवन हो, और फाइनेंस कॉस्ट किस तरह गिवन होती है, जैसे मैंने लिखा है 2% ऑफ परचेज कॉस्ट, तो मैंने ये बताया आपको ये लाजमन आपने ऐड करनी है फाइनेंस इसमें होल्डिंग कॉस्ट में, इट इज अ पार्ट ऑफ CH। ठीक है, और ये एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने एक यूनिट बाय करना है और होल्ड करना है, और वो मुझे 600 रुपीज में मिल रहा है, तो 600 में कहां से लाऊंगा, यानी आई नीड रुपीज 600। मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूं, यहां ऊपर लाकर आई नीड रुपीज 600। मैं 600 कहां से लूं? फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि मैं इसको बोरोइंग कर लूं, बोरो कर लूं। सेकंड ऑप्शन इज दैट कि मैं अपने इक्विटी से में से यूज कर लूं, जो अवेलेबल फंड्स हैं उसमें से यूज कर लूं। ठीक है, अगर मैं बोरो करता हूं तो मुझे बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच इज फाइनेंस कॉस्ट। जितनी फाइनेंस कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी इस 600 के लिए पूरे साल के लिए, वो सारी होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, दिस इज CH। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ये 600 मैंने बोरोइंग से नहीं किया, इक्विटी से किया है, तो उस सूरत में भी मुझे लाजमन फाइनेंस कॉस्ट लेनी है, क्योंकि यही फाइनेंस कॉस्ट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, तब भी ये CH का हिस्सा होगा। ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज ये याद रखेगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फाइनेंस कॉस्ट वो दे देता है इररिस्पेक्टिव तो मैंने बोरो किया या नहीं किया, हर हालत में आपने इस कॉस्ट को ऐड करना है, किसमें? CH में। इट इज अ पार्ट ऑफ CH। और इसकी कैलकुलेशन का वे बड़ा सिंपल है कि जो परचेज कॉस्ट है उसका परसेंटेज लेंगे जितनी भी हमें फाइनेंस कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है ना, ये हमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये जब हम सर एक क्वेश्चन और इंशाल्लाह क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जी प्लीज दोबारा पूछिएगा। सर, अगर हमने अपना ये कोई हमने मटेरियल लिया है, ठीक है, और हम उसको किसी स्टोर रूम में सेव करते हैं, ठीक है, तो वहां के जो रेंटल्स पे करने हैं सर, वो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग के अंदर ऐड करेंगे? ओके गुड। देखो, अगर तो आपका स्टोरेज दो किस्म की होती है, एक स्टोरेज होती है जहां पर आपने वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ है। ठीक है जी, अब उसमें देखें, अगर वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ है तो आपने स्टोर कम करें यूनिट, ज्यादा करें, जीरो करें, हर हालत में वी हैव टू पे दी रेंट। ठीक है, इस कॉस्ट को हम CH का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैंने अभी कहा फिक्स नेचर की कॉस्ट CH में नहीं है, लेकिन कुछ स्टोरेज जो है हमें मिलती है, वो आप कह लें वेट बेसिस पर, यूनिट बेसिस पर, जैसे वीट आप स्टोर करते हैं ना, वो कई जगहों पे स्टोरेज जो है वो एरिया के हिसाब से देते हैं। तो अगर यस तो सर। हाँ जी, तो इस सूरत में अगर रेंट जो है ना वो बेस करता है एरिया वाइज, मतलब जितना आप स्टोरेज करेंगे उतना होगा, या वेट वाइज किसी तरह भी हो, मतलब जो डिफर हो रहा हो, जो फिक्स ना हो। अब मेरी लॉजिक समझो कि मैं ये मुख्तलिफ वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ समझाने के लिए, फिक्स ना हो, वेरिएबल यस नेचर सर। का हो, तो फिर वो CH का हिस्सा होगा। ये आपने सही रखा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास टाइम जो है वो एक और सेशन स्टार्ट होगा 2-3 मिनट के बाद, तो उस दौरान जो है हम एक छोटा सा क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको आज क्वेश्चन दूंगा जो 40 के करीब क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अभी क्लास खत्म होगी तो 1-2 घंटे में अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन। तो आपका टास्क ये है कि पहले 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन अभी से मैं बता रहा हूँ, होमवर्क फर्स्ट 10 क्वेश्चन। ये डेली हम 10 क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करेंगे, 10 से ज्यादा ही करेंगे वैसे, लेकिन पहले 10 साथ साथ करेंगे और अगला टॉपिक भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। ये साथ साथ क्वेश्चन सारे करने हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर बुक के क्वेश्चन जो रह